अरे बात नहीं, चलिए एकदम शांत हो जाओ बेटा, शांत। चलिए, तो हमारे पास है नेक्स्ट ऑर्गेनेली माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटो मित्रों नहीं है। चलिए, तो माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करें बेटा, बात नहीं करेंगे, शांत हो जाएंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया, बचपन से सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में एक ही चीज जानते हो जो आपको बहुत पहले से पता है। क्यों सो रहा है यार? तुम लोग फिजिक्स में ऐसा क्या पढ़ लेते हो कि नींद आ जाती है तुम्हें अभी बायोलॉजी क्लास में आते आते? या नहीं, समस्या वो नहीं है कि तुम फिजिक्स में क्या, तुम रात भर जगी इतना रहे हो ना, सो ही नहीं रहे हो तुम। और मुझे पता है कि इतना तुम्हारे ऊपर लोड है ना पढ़ाई का कि तुम्हें रात भर नींद नहीं आ रहा। रात भर जो तुम पढ़ते हो ना, उसका नतीजा है कि सुबह सुबह तुम्हें नींद आती है। बेटा कोई दिक्कत, मैं समझ रहा हूं, इस अवस्था में नींद उड़ने के दो ही वजह होते हैं। एक, या तो तुम बहुत पढ़ते हो, या तुम अपने माँ बाप को किसी और तरीके से पढ़ा रहे हो। पढ़ा रहे हो, समझ रहे हो ना किस सेंस में? हाँ, ये सेंस है, तब मान लेते हैं। ठीक है, चलो। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आप पहले से जानते एक बात कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है पावर हाउस ऑफ द सेल है। सुनो सब ना, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल है, हर कोई जानता है। लेकिन इसका जो विशेष कारण था कि क्यों ये पावर हाउस ऑफ द सेल है, इसका कारण तुम्हें पता चल चुका है कहां? रेस्पिरेशन चैप्टर में। रेस्पिरेशन चैप्टर ने हमें यह सिखाया है और हमें यह बताया है कि क्यों माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ही कंसीडर करते हैं, क्या वजह था। और उसका एक ही वजह और एक ही रीजन था, बहुत ही सिंपल रीजन था कि वो एनर्जी का फैक्ट्री होता है। वो एनर्जी का अड्डा है जहां पे एनर्जी की बात होती है और एनर्जी फॉर्मेशन की पूरी कहानी तय होती है वहां पे। ये हमें पता समझ आ गया था। तो इससे ये तो क्लियर हो गया था कि वो जो है क्या कहते हैं, आपका पावर हाउस ऑफ द सेल है। लेकिन जब आप इवोल्यूशनरी स्टडी करोगे बाबू, इवोल्यूशनरी स्टडी का मतलब जब आप इवोल्यूशन की बात करोगे, फाइलोजेनी की बात करोगे कि कहां से दुनिया में लाइफ पहले आया, लाइफ की एग्जिस्टेंस कैसे पहले हुई थी, अगर आप इस चीज के बारे में डेप्थ में बात करोगे तब आपको समझ में आएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया का इतिहास किसी भी जीवित प्राणी से पहले का है और बहुत पुराना है। क्यों? इसका जीता जागता बहुत सारे वजह है, रीजन है और कारण है कि क्यों माइटोकॉन्ड्रिया को हमने लिविंग कंसीडर किया, सबसे पहला लिविंग कंसीडर किया, द प्रिमिटिव लिविंग कंसीडर किया। और क्यों आज माइटोकॉन्ड्रिया किसी के सेल का हिस्सा बन के रह गया, जबकि वो तो एक अलग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस वाला पार्ट होना चाहिए था। अब वो सारी बातें थोड़ी बता देता हूं मैं आपको। वैसे अभी आपको आपके सिलेबस के रेलिवेंट नहीं है, लेकिन एवोल्यूशन जब क्लास 12 में पढ़ोगे तो वहां आपको ये चीज थोड़ा बहुत समझाया जाता है, जब प्रोटोजोआ की कहानी समझाई जाती है, जब आपको केमिकल एवोल्यूशन समझाया जाता है। तो यहां पे मैं थोड़ी सी बातें कर रहा हूं। देखो होता क्या, सुनो मेरी बात को, बात नहीं करो, सुनो, ध्यान सुनो, मजा आएगा। टॉपिक माइटो और प्लास्टिड बहुत इंटरेस्टिंग होता है। अभी तो मैंने लास्ट क्लास में एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम खत्म किया था ना, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम खत्म किया था ना धीरज? नहीं पता तुम्हें? क्यों? अच्छा नहीं था, हाँ नहीं था ये लड़का, ओके। तो खत्म किया था मैंने, क्या क्या पढ़ाया था उसमें? 4 ऑर्गेनेल। कौन कौन से? सीक्वेंस में ईआर था, गोल्जी था, लाइसोसोम था, वैक्यूल था। कहानी बहुत अच्छे से क्लियर थी। ईआर रॉ मटेरियल तैयार करता था, मॉडिफाई, पैकेजिंग, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन गोल्जी करता था। और फिर उसमें से अगर कुछ इफेक्टिवली सेल तैयार किया जाए जिसके अंदर हाइड्रोलिटिक नेचर हो, डिस्ट्रॉइंग नेचर हो, वो लाइसोम बन जाते थे। और फिर वो डिस्ट्रॉय करने के बाद जो मटेरियल बचता था उसको वैक्यूल में पैक कर दिया जाता था। तो ये कहानी एक सीक्वेंस में तैयार की गई थी, इसलिए इसको सिस्टम को क्या बोला गया था? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ये बात ऑलरेडी हो चुकी थी। तो बात करते हैं फिर से माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर, थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन करते हैं, समझते हैं। देखो, तो मैंने आपको कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है बाबू, जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके पास प्रमाण, प्रूफ क्या है कि वो सबसे पहला सेल है। देखो, किसी भी सेल को होने के लिए कुछ बेसिक्स नीड्स होती हैं, किसी भी लिविंग सेल को तैयार होने के लिए। बेसिक नीड्स में एक तो उसके पास न्यूक्लियस होना बहुत जरूरी है, दूसरी उसके पास प्रोटीन सिंथेसिस मैकेनिज्म होना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस मैकेनिज्म नहीं होगा तो फिर वो कुछ बना नहीं पाएगा अपने हिसाब से। भाई एक बात बताओ ना, अगर तुम्हें अपने घर को तैयार करना है तो तुम सबसे पहले किचन का सोचोगे नहीं सोचोगे? कुछ ऐसा अड्डा सोचो भाई जहां पे कुछ बने, क्योंकि अगर वो बनाने का जगह नहीं तुम्हें मिल पाएगा तो तुम कहां से तैयार कर सकते हो घर में किसी भी चीज के लिए रॉ मटेरियल या कोई भी चीज? तो प्रोटीनिशियस सिंथेसिस का होना बहुत जरूरी है। तीसरी चीज होनी चाहिए उसके पास, वो है उसके पास एनर्जी का सोर्स होना चाहिए, ताकि वो अपने को लॉन्ग टर्म के लिए या लॉन्ग टाइम के लिए अपने को मेंटेन कर पाए एनर्जी की वजह से। तो ये सारी चीजों की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, बहुत बेसिक। चौथी चीज है प्रोटेक्टिव, उसके पास स्ट्रेंथ होने चाहिए। और प्रोटेक्टिव स्ट्रेंथ का अर्थ क्या है? मेम्ब्रेन डबल होनी चाहिए। समझ रहे मेरी बात? तो ये कुछ बेसिक नीड्स है। और इत्तेफाक से देखा गया तो ये सब के सब चीज माइटोकॉन्ड्रिया के पास अकेले पाए गए थे। अकेले, मतलब पूरे सेल के पास अपना राइबोसोम होता है,
पूरे सेल के पास अपना एनर्जी का माइटोकॉन्ड्रिया सोर्स होता है। सब कुछ अपना अपना अलग अलग। जैसे मान लेते हैं मेरा कोई सेल है, मान लेते हैं एक एग्जांपल बताता हूं, मेरी बॉडी है, किसी इंसान की बॉडी है, तो इंसान के बॉडी के अंदर डाइजेशन का काम तो किसी एक ऑर्गन को दिया गया कि भाई तू पेट है, तू स्टोर कर, लीवर अपना सिक्रेशन उसमें डाल देगा, पेनक्रियाज अपना डाल देगा, फिर उसको डाइजेस्ट करने के बाद इंटेस्टाइन में फिर भेज दियो, वहां से एब्जॉर्प्शन का काम चालू हो जाएगा। तो हर एक ऑर्गन को स्पेसिफिकली काम दे दिया गया। अब मैं अगर यूं कहूं आपको कि लीवर जो है हमारे बॉडी का, वो जो काम पूरा ऑर्गन हमारे बॉडी का मिलकर कर रहा है, लीवर वो काम अपने तरीके से सारा काम एक ही जगह पे करवा ले रहा है। मतलब लीवर के पास अपना खुद का पेट है, लीवर के पास अपना खुद का इंटेस्टाइन है, लीवर के पास अपना खुद का पेनक्रियाज है। तो तुम लीवर को तो बहुत बड़ा समझ लोगे ना भाई। मतलब एक जीव के अंदर ऑलरेडी दूसरा जीव चल रहा है, एक लिविंग के अंदर एक ऑलरेडी अलग लिविंग चल रहा है। मैं एक हाइपोथेटिकल केस समझा रहा हूं, ऐसा होता नहीं हमारे बॉडी में, लेकिन ये सेल में होता है। सेल के पास सारे काम करने के लिए अलग अलग ऑर्गेनेलीज हैं। सेल को अगर कंडक्शन करना है, ब्रेन का काम करना है, वो न्यूक्लियस को सौंप दिया कि भाई तू ऑर्डर देगा तभी काम होगा, क्योंकि न्यूक्लियस के पास सेंट्रल डोग्मा जैसी पावर है। सेंट्रल डोग्मा मतलब डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन बनने वाली जो कहानी होती है, सेंट्रल डोग्मा, वो न्यूक्लियस ने संभाल रखा। तो ब्रेन तो उसको बोल दिया। वैसे किचन का काम प्लास्टिक को दे दिया, वैसे कचरा को स्टोर करने का काम वैक्यूल को दे दिया, रॉ मटेरियल काम ईआर को दे दिया, प्रोसेसिंग काम गोल्जी को दे दिया। तो भाई अपने बॉडी के अंदर, सेल के अंदर तो सारे ऑर्गेनिज्म बढ़ चुके हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के पास बहुत सारी चीजें उसकी खुद की है। तो इससे ये चीज समझ आया कि इतिहास में, इवोल्यूशनरी इतिहास में, माइटोकॉन्ड्रिया कहीं अलग रहा करता था। उसका एक अलग एग्जिस्टेंस था, वो अलग ही रहता था। क्योंकि लाइफ पहले तो एकदम से इंसान नहीं बने गए होंगे, या कोई भी एकदम से प्रॉपर लिविंग, एडवांस लिविंग तो बना नहीं होगा। पहले प्रिमिटिव लिविंग बने होंगे, उससे थोड़ा एडवांसमेंट, फिर एडवांसमेंट, तब जाके इंसान तैयार हुआ होगा। हम ह्यूमंस तैयार होंगे इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। समझ रहे नहीं समझ रहे मेरी बात को? जब केमिकल थियरी आया था, ऑपरेन और हार्लन का मॉडल आया था, उसके बाद सिडनी फॉक्स का ये मॉडल आया था, तो उसमें यही सारी बातें बताई गई थी। तो इससे एक चीज समझ आया कि माइटोकॉन्ड्रिया का एग्जिस्टेंस अलग था। तो आपको बस ये समझ में अगर आ गया ना कि माइटोकॉन्ड्रिया का एग्जिस्टेंस अलग था, मतलब उसके पास सारी चीजें थी, तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया में कभी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब सारी चीजों के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, तो पहली बताओ, पहली चीज तो क्या है? पहली चीज बताओ बेटा क्या है? कि वो कौन सा ऑर्गेनेली है? डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है। पहली चीज तो ये याद करो, ऑर्गेनेली है। अरे एक बात बताऊं तुम्हें, इसको बाकी डीएनए की जरूरत बहुत ज्यादा नहीं होती, ये खुद से ही प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो खुद का भी तो डीएनए होगा ना इसके पास। तो इसके पास स्मॉल स्मॉल सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड क्या है? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है। क्या है भाई? डीएनए। अच्छा, स्मॉल हो, सर्कुलर हो, सिंगल स्टैंडर्ड हो, सर डीएनए कम समझ में आता, प्लाज्मिड ज्यादा लगता है मेरे को, तो प्लाज्मिड भी बोल सकते हैं। तो प्लाज्मिड टाइप का चीज यहां पे प्रेजेंट है। तीसरी बात, इसके पास अपना खुद का राइबोसोम है, मतलब खुद का इसके पास प्रोटीन बनाने की मशीन है। लेकिन अंतर यह है कि हमारी जो राइबोसोम होती है वो कैसी होती है? एटीएस होती है। क्या होती है? एटीएस यूनिट्स में बनी होती है। लेकिन इनकी कैसी होती है? 70s। अरे कोई बात नहीं, प्रिमिटिव है तो सही, बाकी के पास तो ये भी नहीं था यार, तो खुद का तो प्रोटीन बना ही सकता है। हाँ, थोड़ा प्रिमिटिव टाइप प्रोटीन बनेगा, बट बनेगा तो प्रोटीन इसके साथ भी। तो ये तीसरी बात हुई। चौथी बात तो आपको सबको पता है, एनर्जी सोर्स है, एनर्जी सिंथेसाइजिंग प्लेस, जुगाड़ कर सकता है। मतलब ये एटीपी की भी बात कर सकता है, और एटीपी और एनएडीएच2 जो बने उनको भी किस में कन्वर्ट कर सकता है? एटीपी में। तो ये सारी चीजें कर सकता है मेरे भाई, सारी चीजें कर सकता है ये। और बताओ, अब ये सब चीज कर रहा है तो इसका क्या अर्थ निकल के आया? अर्थ ये निकल के आया कि ये एनर्जी की बात कर रहा है, इसलिए ये क्या है? हमारे बॉडी का पावर हाउस ऑफ द सेल है। इसी वजह से इसको क्या बोला हमने? पावर हाउस ऑफ द सेल बोल दिया। हाँ, एक और बात ध्यान रखनी है आपको, इसके शेप जो है ना वो वेरी करते रहते हैं, कोई फिक्स शेप नहीं होता इसका, वेरी करता है विद रिस्पेक्ट टू फंक्शंस। अलग अलग फंक्शंस के लिए अलग अलग शेप ये अपना बना सकता है। वैसे एनसीईआरटी ने सिलिंड्रिकल सॉसेज शेप लिखा हुआ है, आप मान सकते हैं। सॉसेज समझते हो? सॉसेज एक वेस्टर्न वो होता है, फास्ट फूड होता है, लंबा सा हॉट डॉग टाइप का होता है, वो सॉसेज बोलते हैं उसको। वेस्टर्न होता है, अपने यहाँ नहीं होता। अपने यहाँ होता है तो क्या बोल रहा है बता? अरे अपने यहाँ कुछ और नाम से होता होगा,
हाँ देखा तो होगा ही कहीं ना कहीं, सॉसेज, हॉट डॉग, ये सब टाइप का होता है। अपने यहाँ उसके नाम से बस वही एग रोल मिलता है, उस शेप में एग रोल, सस्ता सॉसेज, है ना। चलो आगे समझ में बात। एग रोल तो खूब खाते होगे तुम लोग, है ना, मजा आता है खाने में। ठीक है, खाओ बाबू। एग रोल खाना चाहिए, शरीर को बर्बाद करने के लिए एग रोल खाना चाहिए भाई, बहुत जरूरी है। एग रोल नहीं खाओगे तो बर्बाद कैसे हो गई है। दारू वारू तो ऐसे ही बदनाम है, एग रोल खाओ, बर्गर खाओ, ब्रेकअप हो तो यही सब खा लो, देखो कैसे बर्बाद हो जाओगे तुम। सच बता रहा हूं भाई, वो सीधे इंटेस्टाइन को लेके जाएगा, तुम्हारा इंटेस्टाइन, पेट वेट सब। मैदा है ना भाई, वो हार्डेस्ट मैदा होता है। एक तो मैदा तुरंत बने वो खाओ तो थोड़ा ठीक भी हो, तो भाई रखते हैं बहुत टाइम तक, आटा गूंद के बहुत टाइम तक रखेंगे, और बड़ी शौक से खाते हैं। आप नहीं खाते हैं एग रोल? हम नहीं खाते मेरे भाई, हम नहीं खाते वो सब। तो हम ही सब नहीं खाते कबाड़ चीज, हम लोग देहाती आदमी, भूजा उजा खाने वाले लोग हम लोग हैं। भूज पिज्जा भाई वो भी नहीं खाते हैं। हाँ बहुत, अगर कभी जैसे, वैसे तो अभी नहीं खाते, वो केएफसी का चिकन विकन अच्छा लगता है तो वो कभी खा लिया तो खा लिया, लेकिन हालांकि वो भी नहीं खाना चाहिए। हाँ नहीं, मतलब फालतू चीजें मत खाओ। हाँ पूछ 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 बाबू। अरे बोल ना, क्या बोल रहा है, तो बोल ना, क्या हो गया, तो बोल लो। क्या शर्मा रहा है, बोलो। अच्छा है यार, यही क्वेश्चन पूछना था। लिट्टी चोखा यहाँ कहाँ मिलता है, बाहर में मिलता है। लिट्टी चोखा बिहार का है, लेकिन हमको बहुत कम मिलता है बिहार में, बाहर ज्यादा मिलता है। कहाँ, बेतिया में है कोई लिट्टी चोखा? अबे लिट्टी वो वाला, वो तेल वाला फ्राई लिट्टी थोड़ी है, वो तो कचौड़ी है। सेका हुआ जो होता है प्रॉपर, बैंगन वैंगन का, आलू का चोखा बनता, वो सब चीज कहाँ है। वो तो कचौड़ी के नाम पे लिट्टी बना देते हैं वो। अभी लगा है, क्या कर रहे हो? लिट्टी और चिकन, हाँ ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, पटना में इसको बहुत खाया जाता है, लिट्टी और चिकन। हाँ ये कॉम्बिनेशन अच्छा होता है। चलो तो सवाल ये लिट्टी चिकन का नहीं है, आगे बात करते हैं। कर लिया था कॉपी? अब थोड़ा डायग्राम के ऊपर आते हैं। डायग्राम इससे इंपॉर्टेंट है कि, सुनो बात नहीं, इधर सुनो। डायग्राम इंपॉर्टेंट इसलिए कि आपको रेस्पिरेशन का कंसेप्ट जो है वो थोड़ा डायग्राम से समझ में आएगा। एक बार डायग्राम पे डिस्कस करते हैं। देखो बात नहीं करोगे, मैं जब पढ़ाने लग गया तो शांत हो जाओ, टाइम देता हूं मैं तुम्हें बात करने के लिए। डायग्राम देखो, ये अपने पास है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया डायग्राम में तुम्हें आना ही चाहिए। देखो सुनो, बहुत सिंपल डायग्राम है। सबसे पहले आप एक सिलेंड्रिकल शेप में कोई भी एक वो लो, डायग्राम लो, उसके अंदर इनर फोल्डिंग ड्रॉ करो। इसको हम बोलते हैं इनर फोल्डिंग, इनर फोल्डिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखो इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं, बताओ क्या बोलते हैं? आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इसे क्या बोलते हैं बेटा? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इसका एक और नाम है क्या? क्रेटा। कौन से गाड़ी का नाम बता रही है? क्या नाम है इसका? क्रिस्टी या क्रिस्टे, कोई बात नहीं, वो पहली बार पढ़ के आई ना तो कोई बात निकल जाता है। इसे क्या बोलते हैं? इस स्पेस को, ये स्पेस को क्या बुलाते हो? इंटर मेम्ब्रेन या इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस? इसका एक और नाम है, हाँ, इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या फिर पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। बात नहीं करेंगे। और बताओ
ये कौन सा रीजन है? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है भाई। और कुछ है इसके अंदर? नहीं है। ठीक, अब सुनो, चलो रेस्पिरेशन सबको पढ़ाया रखा है, अब कुछ चीजें याद दिलाता हूं। जिसको नहीं पढ़ा है वो कोई बात नहीं, जो पढ़ा है वो बताए। देखो, माइटोकॉन्ड्रिया के साइड में ये पूरा मान लो, मेरा पूरा बोर्ड क्या है? सेल है। पूरा बोर्ड को क्या माना मैंने? सेल। और इधर किसी चीज को माना मैंने न्यूक्लियस। ये रहा हमारा सेल का न्यूक्लियस। तो बाकी जो बचा पोर्शन है क्या है? साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में रेस्पिरेशन के वक्त एक घटना घटती है, और उस घटने को हम बोलते हैं, जो 10 स्टेप में होती है, उसे क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस या ग्लाइकोलाइसिस। इस घटने में यही चीज सीखा हमने कि ग्लूकोज जो है, जो कि 6 कार्बन का होता है, वो 2 भाग में 3-3 कार्बन में टूट जाता है। 3-3 कार्बन में कितने हुए? 2। और इस 3 कार्बन का नाम होता है पायरुवेट या फिर पायरुविक एसिड। अबे 8 का मतलब एसिड ही होता है, ठीक है? तो 8 बोल लो या फिर पायरुविक एसिड, जैसे मैलिट बोलो या फिर मैलिक एसिड बोल लो, सक्सिनेट बोलो या फिर सक्सिनिक एसिड बोलो। तो ये कंफ्यूजन मत होना कि सर 8 लिखवा या वहां एसिड लिखा है, तो 8 ही एसिड है। इतनी तो ऑर्गेनिक आनी चाहिए तुम्हें, ठीक है? नहीं आती कोई बात नहीं। देखो पायरुवेट है, कितने पायरुवेट बने बेटा? 2 बने। कितने कार्बन थे? 3-3 के थे, मतलब टोटल 3 थे। अब अगर एक बात ध्यान से सुनेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया की बात बॉडी में कब की जाएगी? जब बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन कैसा चल रहा हो? एरोबिक। ये तो सबको पता है। अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात हो रही है तो माइटोकॉन्ड्रिया का उसमें कोई भी रोल नहीं है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का रोल नहीं है, तभी तो बात किसकी होती है? एनारोबिक की होती है, जो कि एल्कोहलिक फर्मेंटेशन या फिर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के हवाले हो जाता है। और उसमें भी 3 टाइप के एग्जांपल्स होते हैं जनरली। एक तो या तो प्रोकैरियोटिक सेल ले लो, अगर यूकैरियोट की बात करोगे तो आरबीसी ले लो, क्योंकि आरबीसी के पास ना न्यूक्लियस है और ना ही माइटोकॉन्ड्रिया है। और तीसरा एग्जांपल मसल्स के अंदर, कब? जब हम बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज, स्ट्रेनस एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं तब। अरे हाँ या ना बोल यार, समझ आई बात? तो उस सिचुएशन में जो है हम एनारोबिक की बात करते हैं। तो अगर ये पायरुवेट एनारोबिक में जाना चाहता है तो फर्मेंटेशन करेगा, जो कि अपने को करनी नहीं वो बात, क्योंकि अपन बात किसी कर रहे हैं? माइटोकॉन्ड्रिया की। तो एक चीज तो श्योर हो गया कि हम किसकी तरफ जा रहे हैं? एरोबिक की तरफ जा रहे हैं। हाँ या ना बोल? अब हम एरोबिक तो करवा रहे हैं भाई। एरोबिक में जो पायरुवेट है वो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करेगा। कर गया एंटर? कर गया भाई। करने के बाद एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा, और वो परिवर्तन जो है, पहला परिवर्तन, उसको नाम देते हैं हम लोग लिंक्ड रिएक्शन। पहला रिएक्शन लिंक्ड रिएक्शन, सबसे पहला परिवर्तन। उस 3 कार्बन जो पायरुवेट है, वो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज और साथ में बैठा मैग्नीशियम आयन, इसके प्रेजेंस में क्या कर जाएगा? हेलो हेलो, हाँ हेलो, गुड मॉर्निंग। अच्छा अभी आप ना, मैं अभी क्लास में हूँ, आप मुझे 1 घंटा बाद कॉल करिएगा, ठीक है? ओके ओके। हाँ, इधर देखेंगे तो वो जो 3 कार्बन है, वो 3 कार्बन माइटोकॉन्ड्रिया में आते ही एक रिएक्शन, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होगा, और वो कार्बन कितने में कन्वर्ट हो जाता है? 2 में। अब मुझसे ये कोई नहीं पूछेगा कि 3-2 कैसे हुआ। भाई पता है ना तुम्हें 3-2 कैसे होता है? इतना बता रहा हूं कि मैग्नीशियम आयन के प्रेजेंस में, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में, पायरुवेट जो है एक CO2 रिलीज कर देता है, साथ में 2 NADPH भी बनाता है, क्योंकि भाई 2 पायरुवेट की बात हो रही है तो 2 NADH2 भी बनेगा, मतलब 6 ATP बनेंगे, और 2 मॉलिक्यूल निकलेंगे किसके? एसिटाइल को एंजाइम ए के। हाँ या ना? अब ये एसिटाइल को एंजाइम में कहां एंटर कर देगा? सीधे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। और मैट्रिक्स में इन भाई साहब का इंतजार कर रहे होंगे बेसब्री से, कौन? OAA। और OAA के साथ मिलते ही क्या बोलेगा? ले चले तुझे क्रैब साइकिल के शहर में। और यहां से क्या स्टार्ट हो जाएगा? धरती पे ये दुनिया। वेरी गुड, यही तो तुम्हें आता है। धरती पे ये दुनिया जीने नहीं देगी, है? ठीक है, बहुत बढ़िया। कहां चला गया? क्रैब साइकिल में। अब देखो, ये कितने कार्बन का था? 2 का। और OAA कितने का है भाई? हाँ या ना बोलना? 4 का है। तो 2 और 4 कितना हुआ? 6 हो गया। अरे हुआ कि नहीं हुआ? भाई पढ़ा लू या ना पढ़ो, ये बताओ मुझे। हाँ हेलो,
परसों देगा। चल ठीक है, मैं क्लास में करता हूँ बात। ठीक है, समझ गए? अब देखो कितने कार्बन, 2, कितने 4, और ये OA की कहानी पहली बार नहीं पढ़ रहे तुम, याद करना C4 साइकिल में पढ़ाया था। C4 साइकिल में अबे पहला प्रोडक्ट यही तो बना था यार, 4 कार्बन का, तभी तो नाम पड़ा था C4 साइकिल। लेकिन वहां किससे बना था? पेप से बना था, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट से। और एंजाइम कौन सा था? पेप्केज, जो कि कौन से सेल के पार्ट में था? बंडल शीथ में था। बट बंडल शीथ में OA बनेगा, अब ये बाद में बनेगा मैलिक एसिड में, और इसकी एंट्री होगी फिर कहां? मीसोफिल के अंदर, और फिर वहां जाके एक CO2 निकलेगा, और ये 4 से 3 में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर वहां रूबिस्को की एंट्री हो जाएगी, और फिर मीसोफिल में C3 साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए C4 भी C3 है। इसलिए C3 क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल साइकिल। अगर दुनिया में कोई भी फोटोसिंथेटिक प्लांट है तो C3 कर रहा है, क्योंकि C3 तो C3 कर ही रहा है, और C4 भी C3 कर रहा है। समझ गए मेरी बात? कुछ कुछ याद आ रहा है तुम्हें? ठीक है, बढ़िया। तो भाई 2 और 4 6 कहां गए ये? क्रैब साइकिल में। और क्रैब साइकिल में इनका स्टार्ट होता है इनकी पूरी कहानी। तो पहला मॉलिक्यूल पता है, सिट्रेट, आइसोसिट्रेट, अल्फा कीटोग्लूट्रेट, सक्सिनाइल कोएंजाइम में सक्सिनेट, सक्सिनाइलिक एसिड या फिर सक्सिनेट। उसके बाद फ्यूमरेट, फुमारेट नहीं होता, इट्स फ्यूमरेट। उसके बाद मैलेट। अरे तो कहां कुछ बोला तेरे को? सफाई क्यों दे रही है? फ्यूमरेट के बाद मैलेट। मैलेट कितने कार्बन के होते हैं? 4। मैलेट से OA, और फिर से यही कहानी स्टार्ट। देखो बायोलॉजी के रिएक्शंस अक्सर ये बताते हैं कि घूम फिर के आना एक ही जगह पे है, क्योंकि बायोलॉजी क्या है ना, बायोलॉजी इमेजिनरी सब्जेक्ट नहीं है, विजुअलाइजेशन का सब्जेक्ट नहीं है कि मान लिया, लेट ऐसे मान लिया, ऐसा कुछ सब्जेक्ट नहीं है बायोलॉजी। बायोलॉजी बात करता है फैक्ट की, और इनफैक्ट फिजिक्स भी फैक्ट की बात करता है। थोड़ा केमिस्ट्री अपने अपवाद में चला जाता है, बाकी बायोलॉजी तो फिजिक्स से भी ज्यादा फैक्चुअल है। अब कहीं सुना थोड़ी ना भाई, किडनी राइट में तो किसी इंसान का जन्म हुआ, उसके अंदर लेफ्ट में किडनी मिला, सॉरी लिवर, ऐसा कहीं सुना तुमने? या फिर लीवर जो है यहां होता है, सॉरी किडनी नीचे होता है, मतलब बैक साइड डोर्सल साइड में, और किसी इंसान के हार्ट के आसपास मिला किडनी। मतलब कहने का अर्थ है कि बायोलॉजी कभी एक्सेप्शन नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। लेकिन चूंकि लोग बायोलॉजी कम पढ़ते हैं, कम समझते हैं, और खास करके अपना बॉलीवुड इंडस्ट्री और भोजपुरी इंडस्ट्री तो पूछो ही मत, वो तो बायोलॉजी कभी समझती नहीं, और ना कहीं पढ़ती है। हाँ, वो कभी बायोलॉजी को तो मतलब ऐसा समझा जाता है कि जब सारे गाने के शब्द खत्म हो जाएं, लिरिक्स खत्म हो जाए, तो बायोलॉजी के 1-2 ऑर्गन डाल दो, और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन कौन है? दिल। नहीं, दिल। जब किसी लिरिक्स वालों के सारे ऑर्गन खत्म, तो किसकी बात होगी? दिल। नहीं, लंग्स की कहां सुना किसी गाने में फेफड़ा? स्पेसिफाई किसको करते? दिल या फिर जिगर। और बहुतों को पता नहीं जिगर क्या है। हाँ, और नहीं सुनो, दिल की जब बात होती है ना, तो दिल का कभी देखो, कभी भी बॉलीवुड या कभी भी भोजपुरी गाने में दिल का एग्जैक्ट फंक्शन नहीं समझाया गया, कभी नहीं समझाया गया कि दिल जो है हार्ट है, ऑर्गन है, पंप करता है, मोटर जैसा पार्ट है, 4 चैम्बर होते हैं, खून को इधर उधर करता है, कभी नहीं बताया गया। गाने में क्या बताया? नहीं, दिल तो पागल है तो ठीक है, वो तो ठीक लगा मेरे को। दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा। अब एक बात बताओ, अगर लड़की ने इस बात को सीरियस ले लिया, तुम जिस बंदी को बोल रहे हो कि दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा, कहीं अगर उसने सीरियस ले लिया इस बात को, भाई वो लड़की ये ले सकती है इस बात को सीरियस, तो ले लिया, कहा कि नहीं जानू मैं तो देखूंगी, सच में आप तो बड़ी इमोशनल हो रहे हो, रोमांटिक हो रहे हो, मैं तो देखूंगी। और तुम किसी दिन सो रहे हो और तुम्हारी बंदी आई है, देखती हूँ जरा मैं कितने के अंदर नाम रखा है ना, और दिल खुल गया तुम्हारा। उसके बाद ये भी मान लेता हूं कि चलो तुम्हारा नाम, उसका नाम दिख रहा है तुम्हारे दिल में, मान लेते हैं, वैसे इमेजिनेशन से बियॉन्ड इमेजिनेशन है, मान लेते हैं कि उसका नाम दिख गया उसके अंदर। फिर क्या करोगे तुम तो मर चुके हो, क्या करोगे? अब तो दूसरा ढूंढेंगे ना हो। तो कहने का क्या है मतलब समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ, तो बायोलॉजी वाले नहीं बोलते, उनको पता होता है, जिसको नहीं पता होता वो ज्यादा बायोलॉजी समझते हैं, ठीक है? तो कहने का अर्थ है बायोलॉजी अपवाद का विषय नहीं है, और यहां पे बनाए ऐसी चीजें गई हैं अपवाद। तुम मेरे जिगर के टुकड़े हो,
नहीं बोलते हैं ना, जिगर के टुकड़े। देखो बात ठीक है, वो इमोशनली अटैचमेंट, मतलब इससे इंसान ये बताना चाहता है कि तुम मेरे इतने प्यारे हो, तुम मेरे इतने खास हो ना, कि तुम मेरे किसी बॉडी के ऑर्गन के टुकड़े हो सकते हो। सोच, मतलब जिगर के टुकड़े। अच्छा बताओ कितने को पता है जिगर किसे बोलते हैं? किसी रैंडम इंसान बाहर से पूछना जिगर किसको बोलते हैं, बहुत को लगता है कि हार्ट ही को जिगर बोलते हैं। हार्ट ही जिगर है। अच्छा यकृत किसे बोलते हैं फिर? यकृत? अरे किडनी तो गुर्दा हो गया। इंटेस्टाइन को यकृत बोलते हैं, तो आंत किसको बोलते हैं मैडम? स्टमक को यकृत, तो पेट किसे बोलते हैं? लीवर को ही यकृत बोलते हैं। देखो यही बात है, लीवर को ही यकृत बोलते हैं। तो थोड़ी सी ये रहती है बातें, कोई बात नहीं। लेकिन तुम तो बायोलॉजी पढ़ते हो यार, तुम तो रोक सकते हो इस गाने पे। हालांकि पहले गाने तो बनते ही दिल दिमाग पे थे, अब के तो थोड़े ठीक है। अब तो गाने में, हालांकि अब तो गाने का लिरिक्स ही परे है एकदम। अभी वो गाना आया था, हम सुने थे उसका, डंकी मूवी में, लुट पुट गया। लुट पुट गया, व्हाट द मीनिंग, मतलब लुट कहां हिंदी में, डिक्शनरी में कहीं नहीं है। लुट पुट गया, अब मान्यता है कि हाँ किसी मुहावरा में लुट पुट गया मतलब न्यौछावर हो गया तुम्हारे ऊपर, मैं लुट भी गया अब पुट भी गया। चलो ठीक है। तो ये बात माइटोकॉन्ड्रिया की हुई, समझ आ गया? ध्यान रखेंगे, बात है नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया रिस्पॉन्सिबल है कितने रिएक्शन के लिए? दो। पहला कौन सा? लिंक्ड। दूसरा कौन सा? क्रैब। लिंक्ड और क्रैब सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया का हिस्सा होता है, लेकिन ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म का हिस्सा होता है। ठीक है, डायग्राम याद रखना है, पोजीशन, लोकेशन और इसके सारे नाम, आउटलाइंस, लेबलिंग्स, बस इतना ही करना है, कॉपी करो। नहीं नहीं, बस जैसा मैंने एरो बनाया वैसे ही करके छोड़ दो, पूरा क्यों लिखोगे? पहले साइड कर दो। हो गया? तो ये किसका नहीं हुआ ये वाला स्लाइड? किसका नहीं हुआ है? क्या कर रहा तब से? लुटफुट गया? आगे टूट फूट गया? कौन? अरे यार ठीक है यार, कर रहा यार। अब पेन नहीं लाया तो मैं अब क्या करूं, पेन लाया तो। ए, करो ना शांति से। चुरा लिया। हो गया? कर लिए कॉपी?
क्या बीमार उमार हो क्या थोड़ा? ठीक है, कॉपी कर लिया तो उसका क्या मतलब है? बैठो शांति से। हो गया बाबू? अच्छा, तुम लोग न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर पढ़ लियो ना, ब्रेन वाला? उसमें एक था एएनएस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। उसके दो पार्ट थे, एसएनएस, पीएनएस, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक कब काम करता था? हाँ, एक्साइटमेंट को बढ़ाने में, और उसको फिर मॉडरेट करने में पैरासिम्पैथेटिक। वेरी गुड। जिसको पढ़ना है न्यूरल चैप्टर वो अभी नीट वाले में स्टार्ट होगा, जिसका नहीं है वो पढ़ सकता है, जो चाहे। जिसका पढ़ लिया वो नहीं पढ़े। 1.5 घंटा चलेगा और क्या। आज स्टार्ट होगा, जिसको पढ़ना है। ब्रेन चैप्टर है, पढ़ लो, काम आएगा। तुमको खास करके कह रहा हूं, ब्रेन चैप्टर है, पढ़ लो, काम आएगा। ब्रेन समझ रहे हो आनंद? कौन सा चैप्टर है? तो क्यों पढ़ना जरूरी है, समझ गए? दिमाग, मस्तिष्क, मस्तिष्क, तिस्क होता है ना, मस्तिष्क। ये देखो कितनी ईमानदार लड़की है, कह रही है मैं क्यों पढ़ूं, मेरे पास तो है ही नहीं। ये बात तो सही है। अब उसका टेस्ट भी मत देना। हाँ, टेस्ट। बिहार बोर्ड में क्वेश्चन आता है उस पे, दिमाग पर प्रकाश डालें। तो लिख देना दिमाग तो है ही नहीं। देखो फोटो बना के ऊपर से टॉर्च जला देना। क्या कह रहा है? ठीक है, तो तुम लिख देना दिमाग तो हमारे पास, हम पे तो हो ही नहीं, कहां से डालेंगे। डन। बात नहीं। अच्छा, अगर आपके प्यूपिल डायलेट हो रही है, प्यूपिल डायलेट हो गई, तो ये सिंपैथेटिक सिस्टम का काम है या पैरासिम्पैथेटिक? प्यूपिल डायलेट हो गया, फैल गया, हार्ट बीट रेट बढ़ गया, सांसें तेज हो गई, रोंगटे खड़े हो गए, मुंह लाल हो गया। अगर ब्लैडर पहले से फुल हो गया, अबे यूरिनरी ब्लैडर फुल है और हो गया, अरे सिंपैथेटिक है यार। और क्या, होने के बाद पता चल गया तो पैरासिम्पैथेटिक है। अंतर है। फर्क है, फुल है, हो गया, सिंपैथेटिक। होने के बाद पता लगा कि अब तो हो गया, तो क्या है? पैरासिम्पैथेटिक। देखो, ये हालांकि ये बात सच है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक जो है हर इंसान के लाइफ में हर एक मोमेंट पे किसी ना किसी टाइम पर होता रहता है। और सबसे ज्यादा एक्टिव पता कब होता है? एडोलेसेंट, अभी जो एज है तुम्हारा, सबसे ज्यादा सिंपैथेटिक सिस्टम। प्यार नहीं, प्यार तो ऑक्सीटोसिन है। प्यार तो ऑक्सीटोसिन कराता है। हाँ, रोल इसका भी होता है। जैसे अभी बॉलीवुड लिरिक्स की बात कर रहा हूं, तो एक लिरिक्स है, दिल दीवाना ना जाने कब हो गया, तुमको ऐसे देखा तो कुछ हो गया। ऐसी है ना शायद है? अबे गाना का लिरिक्स है एक, ठीक है? तो तुमको ऐसे देखा कि कुछ हो गया, तो यहां पे एक एक्चुअल में कहना क्या चाहता है ये जो कवि है,
कवि नहीं, सिंगर, जो भी लिरिक्स है, वो इस बात से क्या बताना चाहता है कि बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हारा सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है। तुमको ऐसे देखा कि कुछ हो गया। अब कोई इंसान अपने फेवरेट इंसान को देखता है, जिसको तुम शो कॉल्ड क्रश बोलते हो। क्या बोलते हो? क्रश। क्रश कोर्स नहीं, क्रैश कोर्स नहीं। तो जब क्रश को देखते हो क्या होता है? या फिर अपने किसी भी फेवरेट इंसान को क्या होता है? कुछ नहीं होता तो तुम फिर क्रश को ही देखे, फिर किसी गधे को देख लिया, फिर किसी और को देख लिया। क्रश को देखा तो फिर क्या होता है? गुदगुदी होता है। हाँ, तो ये गुदगुदी भी कौन सा सिस्टम है? सिंपैथेटिक है। अब जैसे मान लेते तुम एकदम से बैठे हो, ठीक है, और तुम्हारे सामने से तुम्हारा फेवरेट कोई इंसान, कोई भी, लड़का हो तो लड़की, लड़की हो तो लड़का, सामने से जाने वाला है, तो तुम्हारे अंदर क्या होगा? एक तो तुम पहले शॉक, अरे ऐसे आंखें तुम्हारी बड़ी, आंखें चौंधरिया जाएंगी एकदम, आंखें तुम्हारे एकदम बड़े बड़े एकदम, उसको देखेंगे क्या ये वाली फीलिंग आती है ना? अरे आती नहीं आती? क्या है? सिंपैथेटिक सिस्टम। हार्ट बीट क्या होता है उस टाइम पे? तेज। थोड़ा डर सा लगता है, कैसे बात करेंगे, कैसे उससे नजर, आई कांटेक्ट कैसे होगा? हार्ट बीट तेज। और क्या होंगे? हाँ, थोड़ी थोड़ी सी कपकपी भी होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो फिर अगला क्या बोलेगा? काहे कांप रही हो, ब्याह हो गया है तुम्हारा? अब ना वैसे भाई। तो ये सब सिंपैथेटिक है। अब अगर चला गया, अब अगर वो चला गया वहां से, या वो चली गई, और तुम्हें थोड़ी देर बाद किसी ने बताया अरे वो मैरिड है, फिर तुम्हारा बॉडी कौन सा सिस्टम एक्टिवेट होता है? पैरासिम्पैथेटिक। अरे यार शिट, वो तो शादीशुदा निकली या निकला। आंखें चौंधियानी बंद, कपकपी ठंडी हो जाएगी, हार्ट बीट नॉर्मल हो जाएगा, आंसू आने स्टार्ट हो जाएंगे, जिंदगी बर्बाद हो गया, है ना? देखो यहां देखो कहीं कहीं पे कहा जा सकता है कि बायोलॉजी की मतलब लाज रखी गई है, कहीं कहीं पे लिरिक्स में, हमेशा नहीं, नॉट एवरी टाइम बट समटाइम्स लाज रख ली जाती है। ठीक है, चलो। मेरे इंस्टा के लिए बहुत सारे कंटेंट है मेरे, तुम जितने लेक्चर देखना, जितने, बहुत सारे कंटेंट होते हैं। हाँ, मैं को आगे देखो देखो देखो, टीचर तो सबको ही है, कलाकार हर कोई नहीं हो सकता। टीचर सबको ही है, कलाकार हर कोई थोड़ी ना हो सकता यार। ये नेचुरल है, बिल्ड है, टैलेंट है ये। ठीक है, नहीं खुद की बड़ाई नहीं कर रहा। हाँ अच्छा, तुम देख लो सच में, क्योंकि ये फील्ड जिस दिन छोड़ दिया ना मैंने, जिस दिन छोड़ दिया उस दिन मैं फुल टाइम इन्हीं फील्ड में। क्या आ जाएगा? मजा आ जाएगा। इसको नहीं पढ़ाऊंगा कल से, निकल इधर से। अच्छा तेरे पे तो दिमाग भी नहीं है ना, तू कैसे समझेगी? आप देखो प्लास्टिक, सॉरी प्लास्टिक नहीं, प्लास्टिड्स, इसके बारे में एक ही बात जानो, ये किचन है। क्या है? किचन। अभी तो बात करी हमने पावर हाउस की, अब हम बात करते हैं किचन ऑफ दी, अबे सेल मत बोल, सिर्फ प्लांट सेल, क्योंकि एनिमल में नहीं पाया जाता, पहली बात। दूसरी बात बताओ, ये भी क्या है बाबू? डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली। ये भी क्या है? डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली। ये भी आपका सेमी, अरे बोलना गधो, ऑटो नोमस। क्या है? सेमी ऑटोनोमस। सेमी ऑटोनोमस का अर्थ क्या होता है? आधा खुद भी संभालेगा और आधा न्यूक्लियस से कंट्रोल में रहेगा, आधा आधा रहता है, क्योंकि इसके पास खुद का क्या है? सर्कुलर। लेकिन अंतर बस ये है कि वो माइटोकॉन्ड्रिया कैसा था? सिंगल, और ये कैसा है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ये भी ध्यान रखना। और बताओ सर राइबोसोम होगा कि नहीं होगा? अरे डेफिनेटली होगा भाई, ये माइटोकॉन्ड्रिया से कम नहीं है, तो राइबोसोम होगा। और कैसा होगा? 70S। इसके पास भी राइबोसोम होता है, ये ध्यान रखेंगे। सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता, यहां भी होता है, मतलब प्लास्टिड में भी होता है। क्या? तो 70S राइबोसोम। इसके कितने पार्ट होते हैं बाबू? 3 पार्ट। पहले क्लोरोप्लास्ट, दूसरा
क्रोमोप्लास्ट एंड तीसरा ल्यूकोप्लास्ट। 3 तरह के पार्ट्स होते हैं, इसके 3 पार्ट होते हैं। आइए अब तीनों पार्टों को एक एक करके डिस्कस करते हैं बाबू। तो पहला डिस्कस करते हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में। एक काम हम चार्ट बना लेते हैं, तीनों को कंपेयर कर लेंगे। तीसरा है क्रोमो, और तीसरा है ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरो क्या होता है? ग्रीन पार्ट। क्यों ग्रीन है? क्योंकि इन महानुभावों के पास क्लोरोफिल है, जो कि ग्रीन पिगमेंट होता है। क्लोरोफिल एक्चुअल में क्या है? एक पिगमेंट है। टाइप हो सकते हैं ए बी सी डी, पता है ना? अगर ग्रीन एल्गी की बात करो तो कौन सा होगा? ए बी। ब्राउन की ए सी, और रेड की ए डी। सब भूल गए हो ना? एल्गी में पढ़ाया था, भूल गए? ठीक है, अच्छी बात है। अगला, सम अमाउंट ऑफ ग्रीन पिगमेंट के अलावा भी कुछ पिगमेंट पाए जाते हैं, जैसे कैरोटेनॉइड और ज़ैंथोफिल्स। सम मतलब बहुत ज्यादा नहीं होंगे, थोड़े थोड़े अमाउंट में होंगे। और बताओ, और क्या क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है? क्या कंटेन करता है? कंटेन्स 2 टाइप्स ऑफ सेल। पहला ग्रेना, दूसरा स्ट्रोमल लैमेले, तीसरा स्ट्रोमा। और ये रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज के लिए? रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। किस चीज के रिस्पॉन्सिबल होता है बेटा? फोटोसिंथेसिस के लिए। मतलब फोटोसिंथेसिस हो रहा तो डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन, सारी चीजें इसी में होंगी, डार्क एंड लाइट। डार्क कहां होता है? स्ट्रोमा में। और लाइट कहां होता है? ग्रेना में। ग्रेना के यूनिट को क्या बोलते हो? थाइलाकॉइड। अरे बोलना यार, थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड के ल्यूमेन में क्या पाया जाता है? फोटोलिसिस। याद करो, वहीं से तो आपका कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस आया था, जहां से एटीपी बनना सिखाया गया था ना। चलो गुड। अब आते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर बेटा। क्रोमो। पहली बात, कलरफुल पिगमेंट है। कौन कौन से कलर? ऑरेंज, रेड, येलो, सारे पाए जाएंगे। अगर ये सब पाए जा रहे हैं तो कौन कौन से होंगे? कैरोटेनॉइड और ज़ैंथोफिल। अरे सब होंगे ना बाबू। और बताओ काम इनका। अब बताओ, रंगीन है, प्लांट के रंगीन पार्ट, प्लांट के रंगीन सेल है। तो रंगीन है तो क्या करेंगे? किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? पॉलिनेशन, अट्रैक्शन। पॉलिनेशन मतलब क्या है? अट्रैक्ट करते हैं भाई। प्लांट के अंदर भी ठरकपन होता है भाई। ठरकपन समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? प्लांट भी अट्रैक्ट करता है अपने तरीके से, ये नेचुरल तरीका है। तो तुम्हें करे तो कोई गलत बात नहीं है, तुम भी करते हो ना, प्लांट भी करता है, एनिमल भी करते हैं। हर तरह का अपना ठरकपंती की तरीके अलग अलग होती है। हाँ, मतलब अपने को दिखाना। एक ट्राइब है, मैंने कहीं रैंडम फैक्ट पढ़ा था, एक ट्राइब है, नाम नहीं पता मेरे को। वो ट्राइब में है कि मर्दों के पेट जितने बड़े होंगे ना, बेली, पेट, लड़कियां उन्हें उतना पसंद करती हैं। वो ट्राइब एक ऐसी ट्राइब है, मतलब जितना बड़ा उनका बेली होगा, फीमेल उतना ज्यादा उनसे अट्रैक्ट हो जाएंगी। पता नहीं ये कहां का कॉन्सेप्ट है, तो तरीके अलग है। वैसे प्लांट जितना सुंदर कलरफुल होगा, अच्छा ये किसको अट्रैक्ट करते हैं? फीमेल प्लांट को नहीं करते गधे। ऐसा थोड़ी कि मेल वाले मस्त है, रंगीन है, तो फीमेल चलती वहां से उठ के वहां। कल को तुमने आम वहां लगाया था, फीमेल वाला पार्ट, मेरा, और कल को आम वहां पहुंची है, क्या कर रहे हैं रात भर है, तो नहीं होता। वो अट्रैक्ट अपने फीमेल को नहीं करते, एजेंट्स को करते हैं, पॉलिनेटिंग एजेंट्स को। तो समझे इस बात को फर्क नहीं। कुछ बच्चे समझ गए होंगे, क्योंकि उनके दिमाग में सिर्फ यही समझ में आया ठरकपन है तो मतलब ऐसा कुछ हो रहा होगा। वो एजेंट को अट्रैक्ट करते हैं। एजेंट में बटरफ्लाई को, हनी बी को, वास्प को, इन सब चीजों को, मौत को, ठीक है, इन चीजों को अट्रैक्ट करे, क्योंकि उनको दिखता ही है कलरफुल पार्ट। इसलिए जो प्लांट कलरफुल होते हैं उनका सीड डिस्पर्सन उतना ही बेहतर होता है। तो सीड डिस्पर्सल के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। सीड डिस्पर्सल का मतलब
डिस्पर्स करना, पॉलिनेशन के बाद जो सीड फॉर्मेशन होता है वो सब इसके वजह से ही पॉसिबल है। तो प्लांट जितना खूबसूरत होगा, जितना रंगीन होगा, उसकी पॉलिनेशन उतनी ही अच्छी होने की संभावनाएं होती है, क्योंकि पॉलिनेशन एजेंट्स को उनको ढूंढना उनके लिए आसान होता है। ठीक है, समझ गए मेरी बात? इसलिए फूलों की बागवानी में जो देखोगे उनकी ग्रोथ बहुत जल्दी जल्दी होती है फूलों की, लेकिन पेड़ों की ग्रोथ बहुत स्लो होती है। स्लो जैसे कि बहुत कम नंबर में होगी, तुम्हें लगाना पड़ता है। लेकिन फूल देखो कभी कभी अपने से ही हो जाते हैं, क्योंकि डिस्पर्शन यही संभाल लेते हैं, रंगीन है ना वो, तो वो क्रोमोप्लास्ट का कमाल है। ठीक है, तो ये खूबसूरती के लिए है। तो ये छोटी सी बात याद रखनी है। ल्यूकोप्लास्ट क्या करेगा? ल्यूकोप्लास्ट है बेटा, अच्छा किचन ऑफ द प्लांट जो सेल है, वो हम पूरे प्लास्टिड को नहीं बोलते, एक्चुअल में किसको बोलते हैं? सिर्फ क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि खाना का काम तो यही चल रहा है ना, किचन ऑफ द प्लांट सेल। तो ये मेनली यही है, और सबको नहीं बोलोगे। ठीक, चलो। ल्यूकोप्लास्ट क्या है? ये रिस्पॉन्सिबल फॉर बताओ, फूड स्टोरेज। ये फूड के स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्टोर करता है, स्टोर करेगा ये। ठीक है, ये कलरलेस होता है, इसमें कोई भी पिगमेंट ये नहीं कैरी करता, कलरलेस है, व्हाइटिश टाइप का होगा, कलरलेस है। कोई अगर चीज व्हाइट है, इसका क्या अर्थ है? उसने सातों को सातों रेसो क्या कर दिए होंगे? रिफ्लेक्ट कर दी, बराबर कर दिया होगा। सातों के सातों कलर बराबर। ओहो, है खत्म बानू, बर्बाद भाई। चलो, क्या करता है भाई? सातों के सातों रेस को रिफ्लेक्ट कर देता है, और अगर ब्लैक है तो सातों को एब्सॉर्ब करता है। ब्लैक एब्सॉर्बिंग से बनता है और व्हाइट रिफ्लेक्टिंग से बनता है। समझ गए? समझ गए भाई? इसलिए व्हाइट को क्या बोलते हैं? पीस ऑफ, कलर ऑफ पीस, शांति का निशानी होता है वो। क्यों शांति? सारे कलर देख सकते हो तुम उस व्हाइट के अंदर, लेकिन ब्लैक एब्सॉर्ब किया हुआ ना सारा, इसलिए कुछ भी कलर नहीं था, पूरा काला है। इसलिए काला का मतलब है विरोध, और उजला का मतलब है शांति। फर्क है भाई, कलर की भी लॉजिक बनाई गई है। और इस पर्व का मतलब है बीटीएस। और बताओ, कलर को भी डिस्क्रिमिनेट किया गया यहां पे। और बताओ, अगला बताओ फंक्शन। 3 टाइप्स, इनके भी 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट बोलते हैं बेटा एल्यूरोप्लास्ट। एल्यूरोप्लास्ट ये स्टोर करता है प्रोटीन। क्या स्टोर करता है? प्रोटीन। चावल खाए हो? अबे जरूर खाए हुए, तुम्हें क्या सोच रहे हो? चावल खाते हो? चावल का माड़ पियो? माड़। तो चावल के अंदर प्रोटीन पाया जाता है, एल्यूरोन प्रोटीन। टेस्टी तो चलो ठीक, अलग बात है, बट वो बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। अगर चावल बिना प्रोसेसिंग के आया हो घर पे, तो प्रोसेसिंग इन द सेंस कि केमिकल प्रोसेसिंग के बिना आया हो, तो खेतों से चावल आता है जिसको बोलते हैं नया चावल, उसका खिचड़ी खाओगे, खिचड़ी जो बनता है, या फिर उसका माड़ अगर निकलता है, बहुत गाढ़ा निकलता है, व्हाइटिश पार्ट निकलता है, तो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। अब ना हॉर्लिक्स कॉम्प्लान आया मार्केट में, जब से हॉर्लिक्स कॉम्प्लान आया तब से लोग तो और कमजोर हैं। माड़ खाने वाले लोग आज भी चल दौड़ सकते हैं, फिर सकते हैं, लड़ सकते हैं, और कुश्ती करते थे माड़ पी के। नमक डाल के, एक काला नमक, चावल और माड़, देखो स्वाद। और बसिया सब्जी, कोई भी रात का बना हुआ बासी। बीमार कोई नहीं पड़ा उस टाइम पे, सब हट्टे कट्टे थे भाई, कुश्ती लड़ते थे सब करके, अखाड़ा में लड़ाई होती थी। और हॉर्लिक्स, कॉम्प्लेन, पेस्ट्रीज, पिज्जा, वही अंड संड खा के सो जाते हैं बच्चे पीछे बैठ के, है ना भाई? कमजोर हो गए। तो ये खान पान का असर है। इसका क्या मतलब है? हमारे जो घर में आने वाले खाना है वो प्रोसेस्ड है, सारे केमिकली प्रोसेस्ड है, वो फायदेमंद नहीं है, वो यूज नहीं है। क्या कहानी सुनाते रहते यार? सुनो मेरी बात, अपना कोई और क्या सुना? क्या तेरे घर में माड़ भात बना, वो बता रहा है क्या? क्या बता रहा है उसको फिर? मेरी स्टोरी कौन सी बताना? नहीं सुने तो उसको क्यों सुना रहा था? अच्छा, वो बर्बाद है तो और बर्बाद कर रहा है उसको। तो ये एल्यूरोन जो प्रोटीन होता है बेटा, ये चावल पे पाया जाता है, इसलिए इसको प्रोटीन स्टोरेज बोलते हैं। इससे चावल जब खाओगे तो ये प्रोटीन तुम्हें मिल जाती है ना। और सारे भी होते हैं सोर्सेस के। दूसरा होता है अमाइलोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट के अंदर स्टोर होता है स्टार्च। क्या स्टोर होता है? स्टार्च। तीसरा होता है एलियोप्लास्ट।
एलियोप्लास्ट स्टोर करता है ऑयल। क्या स्टोर करता है? ऑयल। तो ये तीन चीजें स्टोर होती हैं तीन डिफरेंट साइट्स ऑफ ल्यूकोप्लास्ट के अंदर, और इन तीनों का नाम अलग अलग है। एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन, अब याद रहेगा जिंदगी भर। एल्यूरोन कहां पाया जाता है? चावल में। चावल से क्या निकलता है? माड़। और माड़ पीने से क्या मिलता है? प्रोटीन। इसलिए बनती है बॉडी, क्योंकि बॉडी बनता किससे है? प्रोटीन से। प्रोटीन इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मसल्स। ठीक है, अगर बॉडी नहीं बन रही तो माड़ पियो, और माड़ तभी पियो जब वो देसी हो, मतलब देसी तरीके से हो। बाहर से पैकेट राइस खरीद के माड़ पियोगे तो बॉडी तो बाद में बन जाएगी, कुछ और बन जाए तुम्हारा। और बताओ, अमाइलोप्लास्ट, नाम से समझ में, अमाइलो, अमाइलोपेक्टिन, अमाइलोज, ये सब स्टार्च के पार्ट है, कार्बोहाइड्रेट के हैं। कौन से? पॉलीसैकेराइड के। स्टार्च भी क्या होता है? पॉलीसैकेराइड, जो प्लांट में पाया जाता है गधो। और ग्लाइकोजन कहां पाया जाता है? एनिमल में। तो ये क्या हो गया? स्टार्च। अगला है एलियोप्लास्ट। अब एलियोप्लास्ट के लिए ऑयल याद करने की जरूरत नहीं है, स्पेलिंग देख लो, OIIO, और ऑयल में भी OIIO आता है। खत्म, ऑयल। याद रहेगा। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं उसको याद करवा रहा हूं। एलियो मतलब प्रोटीन, अमाइलो मतलब स्टार्च, और एलियो मतलब ऑयल। अब मत बोलना कभी इसको। इसी के साथ तुम्हारी प्लास्टिड समाप्त होती है। बहुत छोटा सा पार्ट था प्लास्टिड। नेक्स्ट ऑर्गेनेली है राइबोसोम। इसको छापो, फिर राइबोसोम पढ़ते हैं। ये वाला करके हमने खत्म किया, और हमने पढ़ा ये वाला, ये वाला। भाई इसको ये वाला बहुत जोड़ है ना, बहुत। हाँ, उसका कमेंट पढ़ा मैंने, ये वाला क्रॉस और वो वाला टिक। कौन सा वाला? समझ गया ना, जो बोला नहीं जा सकता, वो टिक था। वो मैंने पढ़ा था कमेंट में। लेकिन भाई बंदे की बॉडी बन गई है, भले मजे मजे बना ली उसने बॉडी। और आगे पढ़ता है सिर्फ इतिहास का पार्ट 1। वही देख रहा हूं, और कुछ नहीं पढ़ रहा, वो इतिहास का पार्ट 1 पढ़ रहा है बस। अरे एक इंस्टाग्राम पे वायरल है ना, मैंने किया आज ये वाला। और उसका तब से दिख रहा हूं 75 डेज का हार्ट प्लान है, तब से कुछ नहीं बदला। हाँ? ठीक है, कोई नहीं, गांव देहात से है लड़का, यही तो करते हो तुम सब। हाँ ठीक, आज तुम किसी और कमेंट पढ़ के मजे ले लो, कल तुम्हारे पे लोग कमेंट करके जब मजे लेंगे ना, फिर अकल ठिकाने आएगी। पढ़ो मत तुम। क्या मजा ले रहा है? अच्छा ठीक है, बाद में तुमसे लोग मजे लेंगे ही लेंगे, है ना? क्या कह रहा है? हैं? मजे लेने मतलब बेइज्जती करना होता है, अपने दिमाग को सही कर पहले। हाँ वो तो सही बात है ही नहीं ना, प्रोसेसिंग कहां से होगा? हो गया, हटा दूं स्लाइड को? नेगोशिएशन, नेगोशिएशन। कास्ट सिस्टम। कल परसों में कभी भी पेपर रेडी है, जब बच्चे पहुंच जाए सारे उस दिन। कॉपी कर लिया ये वाला, ये वाला। रवि गांव गया है, कब आएगा? नया बात कब है? अच्छा, ओ, इस बंदे का तो जीवन है यार, जीवन तो यही जी रहा है, बाकी तुम सब तो काट रहे हो जीवन को, जी तो अशरफ ही रहा है।
हम्म। पूरा देखे लास्ट तक। हम बोला कल का मैच इतिहास में, ऐसा मैच हम अपने जीवन में कभी नहीं देखे थे। कल का मैच सच में मल्टीपल डबल ओवर का हम नहीं देखे थे, हुआ होगा कभी, हम नहीं देखे थे। कल इंडिया ने 214 बनाया शायद, 15 12 212, और अफगानिस्तान ने 212 बना दिया। मैच हो गया टाई T20। फिर हुआ सुपर ओवर, तो अफगानिस्तान ने बनाया 17, इंडिया ने बनाया 17, फिर सुपर ओवर हुआ। अच्छा न्यूजीलैंड वाला ना, वो तो बाउंड्री काउंट पे हुआ, लेकिन यहां तो रिजल्ट निकल गया। लेकिन जो फर्स्ट सुपर ओवर हुआ था ना, वो भी बड़ी वो रोमांचक हुआ। 17 रन जो मारा उसमें। अरे कल का पिच था वो बहुत मारने वाला पिच था, छोटा ग्राउंड था। हाँ, बैट से लगता था छक्का जा रहा था वहां तो। खराब नहीं यार, देखो बैटिंग पिच था यार, बॉलिंग पिच थोड़ी था। कहां फुल टॉस दिया यार, बट एक फुल टॉस आया, बाकी 5 बॉल अंदर था। ठीक, इंडिया जीत गया लास्ट में। हालांकि जीता इंडिया, लेकिन जीत अफगानिस्तान की हुई एक तरह से, क्योंकि वो बहुत वर्स्ट सिचुएशन से मैच को वहां तक ले गया। भाई अफगानिस्तान इंडिया में क्या कंपैरिजन है? वो टीम, वो नेशन जो अभी डेवलप हो रहा है क्रिकेटिंग कैरियर में, और इंडिया जो ऑलरेडी डेवलप्ड है। इंडिया की अभी एक टाइम पर 10 टीम खेल सकती है, उसकी एक ही टीम है। तो उस लेवल पर अगर इंडिया को इतना कॉम्पीट कर रहा है वो, तो उस देश की तारीफ है ना, उस क्रिकेट की तारीफ है, उस बोर्ड की तारीफ है। इंडिया क्या है? तब 212 रन को भाई चेज करना आसान बात थोड़ी यार। उसकी बॉलिंग अटैक देख लो, हल्की बात नहीं है। अफगानिस्तान देखो आने वाले समय में ना, आने वाले समय में श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, पाकिस्तान से भी ओवरटेक करेगा। ये बहुत टॉप नेशन बनने वाला है क्रिकेटिंग फील्ड में ये। ना, इंडिया कभी नहीं हो सकता बाप, तेरा दिमाग खराब है क्या? हट। इंडिया बीसीसीआई ऐसा कुछ, इंडिया कमाई भाई, इंडिया का बहुत बड़ा इकोनॉमिकल सोर्स है बीसीसीआई। ऐसा कुछ नहीं होने देगा वो। बहुत टैलेंट है इंडिया में, गली गली से टैलेंट निकलेंगे। तुम्हें क्या लगता है विराट कोहली पहले दिन आके विराट कोहली बन गया था क्या? जब गंभीर, और तुम तो देखा नहीं होगा उस टाइम में क्रिकेट, मैं बता रहा हूं, जब गंभीर और सचिन, सहवाग जब खेलते थे ना, तो कोहली उस टाइम बच्चा लगता था। ऐसा था किसी इसकी कोई औकात नहीं है। तो हर जनरेशन आता है। अभी टाइम जायसवाल का है, अभी टाइम ईशान किशन का है, शुभमन गिल का है। तो नहीं, अब कैसे खेलेगा? आप बताओ ना, अभी आप सीनियर के साथ हो, तो आपको तो समय लगेगा। देखो कोहली को भी तो समय लगा, तब आज कोहली बना। एकदम से साल 2 साल में तो नहीं बना था कोहली वो, तेरे को भी समय लगा, तब लेजेंड बना। तो लेजेंड बनने का प्रोसेस होता है। शाहरुख खान भी शाहरुख खान तब बना जब 50-60 फिल्म कर चुके थे उसने। तो हर 10वीं फिल्म नहीं बन जाता कोई सुपरस्टार। पेशेंस, हमें क्या चाहिए? नहीं, इंसान को रिजल्ट इमीडिएटली। आज गिल आया क्रिकेट में, आज ही गिल फेमस हो जाए। तो हमारी मेंटालिटी ऐसी, समय लगता है किसी भी चीज को बेटा। ऑलराउंडर आया था, ऑलराउंडर बॉलर, ऑलराउंडर आया था वो। 6 डाउन पे खेलता था को विराट को, रोहित, 7 के वर्ल्ड कप में, मेरे को याद है उस टाइम पे। कॉपी कर लिया? जल्दी करो। हाँ, राइबोसोम खत्म करेंगे। कौन? यश दयाल बिका तो है इस बार आरसीबी में। ये आरसीबी कर सकता है। सबसे गधा फ्रेंचाइजी आरसीबी। कुछ खरीदारी नहीं है इसका, कुछ भी खरीद लेते। उसका देखो बैटिंग अटैक तो चलो ठीक है, बॉलिंग में कोई है ही नहीं उसके पास। आरसीबी के अंदर कौन है? सिराज को बॉलर कहता है, वो खाली लंका के खिलाफ अच्छा बॉलिंग करता है। हम उसको कहीं अच्छा बोलने देंगे। बहुत स्टैंडर्ड नहीं है यार। जो शमी है, जो बुमराह है, तुम उतना फेथ सिराज के ऊपर नहीं कर सकते ना।
भरोसेमंद नहीं है भाई। देखो, एक बॉलर होता है जिसमें तुम कंप्लीट फेथ कर सकते हो ये बॉल ने मैच निकाल लेगा, स्टार्च। वो स्टार्च है, स्टार्क, स्टार्च कह रहे हो, स्टार्क। शामी हो गया, वो सिराज को समय लगेगा, सिराज नया लड़का है ना। अच्छा चलो सिराज, और बता कौन है? फर्गुसन। किस टीम से बाहर निकला है वो? पहली बात तो घुसन नहीं है वो, फर्गसन है। अब बता रहा हूं, वो न्यूजीलैंड की टीम का खिला हुआ था और न्यूजीलैंड ने इस वर्ल्ड कप में उसको बाहर कर दिया था। इतना मार मारा था उसको अफगानिस्तान का टीम, बाहर चला गया वो फर्गसन। 150 का स्पीड होना एक अच्छा बॉलर ही नशाई नहीं है। बॉलिंग तुम 125-30 करो, आ रहे हैं 125-30 करो, वो करो। अरे भाई उसको पीछे देखो, उसको साफ भाई तो घर जा रहे, घर जा तू सो के पागल हो जाए। हाँ, अगला राइबोसोम है, बात नहीं, मैं बुलाया हुआ नहीं है, वो वैसे ही देखने आया मेरे को कि क्लास होगी कि नहीं फिर नीट वाली। इसके बाद अगला हमारे पास राइबोसोम। राइबोसोम को हम कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। क्या बोलते हैं भाई? प्रोटीन फैक्ट्री। देखो सबका अपना निकनेम है, जैसे प्लास्टिक का किचन, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस, न्यूक्लियस को ब्रेन, वैसे ही राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री। राइबोसोम वो ऑर्गेनेल है बेटा जिसका काम है बॉडी के अंदर प्रोटीन का सिंथेसिस करना। क्या करना? प्रोटीन का सिंथेसिस करना। प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो राइबोसोम के वजह से संभव है। अब ये दो टाइप के हैं। जब पढ़ाऊं ना, जब बोलूं ना, तो हंसा वसा मत करो यार। एक पीक पर ना दिमाग बहुत खराब हो जाता है, लेकिन बस छोड़ के सोचता चले यार तुमको क्या बोलूं। तुम लोग देखते हैं, बहुत बार नोटिस किए कि हम पढ़ा रहे हैं, अपना कथा कहानी कर रहे हो, तुमको नहीं पता है कि इस बात से कितना दिमाग मेरा हिल जाता है। इससे पता है क्या तौहीनी होती है टीचर की, मेरी खुद की, कि मैं कुछ बोल रहा हूं और तुम अपना बोल रहे हो, मतलब तुम मुझे सुनने में इंटरेस्ट नहीं रखते, और जबकि तुम आए हो मेरे वजह से और मुझे सुनने, तो मुझे लगता है यार तुम मेरी तौहीनी कर रहे हो। और एक दो बार टॉलरेटेबल होता है, चल माफ कर दिया एक दो बार, कोई बात नहीं, बच्चा है कर रहा है, अब नहीं करेगा। लेकिन तुम हद कर देते हो यार, मत किया करो ऐसे, ठीक है? अच्छा नहीं लगता इस तरह से यार, तुम नहीं समझते हो ना। तुम अभी कह रहे हैं ना, तुमने बस मेरा फनी वाला ही फेस देखा या मेरा वो एक साइड देखा, एक साइड तुमने नहीं देखा मेरे टीचिंग कैरियर में क्या रहा था। कभी 12th के बच्चे भी आना बंद कर गए। एक दिन आए थे, बड़ी मार मारे उनको, आना बंद कर गए, क्योंकि सर अब तो एग्जाम नजदीक आ गया, अब तो सर पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग, 10 दिन बाद एग्जाम है। मैं कहा एग्जाम नहीं, तुम उस दिन मारा था इसलिए तुम नहीं आ रहे हो। तो वो एक अलग फेस हो जाता है। लेकिन तुम लोगों को मैं शुरू से ना खिला के नहीं होता पढ़ाना, हंसते खेलते पढ़ लो। देखो फांसी बजा के भी हुआ, 3 और 2 महीने में समाप्त भी हो गई बात में। तो मेरा ये नेचर है कि तुम हंसते खेलते सीखो। ऐसा तुम्हें लगा एक बोझ है, क्योंकि तुम एक ऑलरेडी केमिस्ट्री पढ़ के हो चुके हो सैचुरेट, फिजिक्स बन के सैचुरेट हो जाते हो। अगर मैं भी बहुत सीरियसली 1.5 घंटे का लेक्चर ले लूं तो तुम्हें ना पढ़ाई में समझ आएगा और ना तुम्हें कुछ रहेगा, तुम्हें मतलब कि फील होगा कि चलो भाई कुछ इंटरेस्टिंग हुआ। तो वो रहता है कि चलो मेरा लास्ट क्लास है तो मैं वैसे करके पढ़ा देता हूँ। लेकिन ये चीज़ मैं नीट में थोड़ी करता हूँ, या अदर बैच में नहीं होता। तो ये तुम मेरा फायदा उठाते हो कि यार सर तो बड़ा फनी है, कुछ भी बोल लो, मजाक कर लो, कुछ भी हंसी मजाक कर लो, उनको क्या ये हंस के टॉलरेट कर देंगे। भाई कर देता हूँ, जानबूझ के कर देता हूँ, क्या हटा यार बच्चा है। लेकिन नहीं पता है तुम्हें, हर चीज़ का एक सैचुरेशन लेवल होता है। और मैंने कितनी बार बोला है कि अगर मेरा वो हद पार हो जाए ना तो तुम्हारा बहुत कुछ बिगाड़ दूंगा और तुम्हें नहीं पता चलेगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, किसी का कुछ नहीं हो पाएगा। तो प्लीज इस एक्सटेंसिविटी को मेरा चेक मत किया करो यार, शांत रहा करो, पढ़ो मस्ती से, हंसी मजाक करो यार। जब मैं कर रहा हूं तो हंसो ना तुम। कम हंसाता हूं क्या यार? फिर तुम अपने से क्यों जोड़ जाड़ देते हो कुछ भी? उधर देखते ये बात कर रहा है, उधर ये बात, आगे से हंस रहा है यार। क्यों करते हो इतना एक्सटेंसिव? क्यों पागल वागल हो क्या तुम? शिवम सर नहीं है, हंस उसके छोड़ देंगे। ब्लड प्रेशर हाई हो गया ना तो बता रहे हैं, हम कोई अपना नहीं कर रहे कि हम ऐसा हैं। हम तो कभी नहीं दिखाए पूरे साल, किसी बच्चे को ढंग से कहाँ मारे। 1-2 दिन हाँ कभी हुआ बीच में तो अलग बात है, बट नहीं मारे किसी को ढंग से इस बैच में। लेकिन तुम मार खाने योग्य हो, इस बात को मानो। तुम बहुत मार खाने योग्य हो, ना पढ़ते हो तुम, ना तुम्हारी कोई पढ़ाई में परफॉर्मेंस है, और नौटंकी हद लेवल की है तुम्हारी, बहुत हद लेवल की नौटंकी करते हो तुम। इस बैच में 11 का जो इस सेशन का बैच है, ये नौटंकी बैच है, फुल मनमौजी बैच है। हम तीनों ने छोड़ दिया है, खास करके मैंने तो बिल्कुल कि चलो यार कोई बात नहीं, बैच को ही छोड़ देते हैं, एकदम मजे रहने दो इनको, पढ़े पढ़े ना पढ़े ना पढ़े, बाद भाड़ में जाए। और तुम हर चीज को एक लेवल के ऊपर लेके जा रहे हो। तुम खुद देखना, तुम्हें जिसका मन करे उसका मजाक, जिससे मन करे उससे मजे, जिससे मन करे उसकी बेइज्जती। कोई तुम्हें टोक रहा है? नहीं टोक रहा, क्योंकि हमने कहा कि छोड़ देते हैं इनको। लेकिन ये मतलब नहीं है कि अगर हम रोकने पे ना आ जाए तो रुक जाए। भाई 6 साल 7 साल से नहीं पढ़ा रहा है, तुमसे सीनियर आज भी गोड़ छोड़ के प्रणाम करते हैं,
तुमसे सीनियर आज भी उनकी देख के हमारी उनकी उनको हम हमें देख के उनकी हालत खराब हो जाती है। और तुम अभी 1 साल पहले 10th करके आए हो, तुम्हारी क्या औकात है? क्या औकात है तुम्हारी? एक रैप्टे में तो उठ नहीं पाओगे तुम। कितना बंदे सर्किल समाज कर लोगे तुम? कुछ नहीं कर पाओगे। बच्चे हो यार, तुम्हें बहुत छोटे बच्चे हो, अभी तुम्हें हवा लग रहा है दुनिया का। हद मतलब वो कर रहे हो तुम। हर चीज देख रहा हूं मैं। तुम मुझसे पर्सनल भी कर ले तो मुझे कोई एतराज नहीं होता, मुझे कभी भी कोई एतराज नहीं रहा तुमसे, क्योंकि मैंने छोड़ दिया तुम उस लायक। तुमसे मैं कहा कि चलो इस बैच को मैं ऐसा पढ़ाऊंगा कि इस बैच से ना ऐसा कम लगेगा कि टीचर कम है और यारी दोस्ती वाला ज्यादा बैच में फील आएगा। दिया मैंने। तो टीचर भाई फ्रेंडली हो सकता है, टीचर फ्रेंड थोड़ी ना हो सकता है। तुम मुझसे फ्रेंडली हो सकते हो, मेरे दोस्त बन जाओगे। नहीं बनेगा ना। वो मैं चाहूंगा तभी फ्रेंडली हो पाओगे, अगर मैं नहीं चाहूंगा नहीं तुम मेरे फ्रेंडली नहीं रहोगे तो कैसे रहोगे? ना चाहिए मेरे सामने आके। नहीं ना। तो भाई थोड़ा लिमिट में रहो, थोड़ा जरूरी है, थोड़ा सा जरूरी है, ज्यादा नहीं, थोड़ा जरूरी है। अच्छे बालक हो, पढ़ो और मस्ती से पढ़ो, ठीक है? आइंदा से बता रहे हैं, क्लास में एक लिमिट से ज्यादा ऊपर मत करना कुछ भी। जब पढ़ाऊं तो सुनो, जब हंसू तो हंस लेना, जब बोलूंगा हाँ कर लो नौटंकी तो कर लेना, लेकिन जब पढ़ा रहा हूं कुछ बोल रहा हूं तो सिर्फ मुझे सुनना। कोई है जो क्लास में स्टैंड को बोल दे मुझे सब आता है, जितना पढ़ा दिया आपने सब आता है? कोई नहीं है क्लास में। छोटी छोटी बातें पूछता हूं, पढ़ा था बस ये हो जाता तुम्हारा। 1-2 बच्चा को छोड़ दो तो किसी को कुछ आता ही नहीं है क्लास में। क्यों पढ़ते ही नहीं हो तुम? पूरा माँ बाप को ना पूरा घटिया वाला काट रहे हो तुम, माँ बाप का पूरा बेवकूफ बना रहे हो उनको, 100% बेवकूफ बना रहे हो। पढ़ाई छोड़ के हर चीज में इन्वॉल्व हो तुम, हर चीज में। हर एक बच्चा कहानी पता है, हर चीज में। कोचिंग में तुमने कॉलेज लाइफ बना रखा है भाई। कॉलेज लाइफ एक अलग होता है, वो होता है स्टेबलाइज लाइफ। चलो अब कुछ नहीं तो कॉलेज में है, कहीं ना कहीं प्लेसमेंट हो ही जाएगा पढ़ लिख के। वे कोचिंग नहीं है, कॉलेज नहीं है। 1 घंटे का क्लास का फीस दे रहे हो तुम, घटा लेना। 30,000 रुपए दियो ना यहाँ पे, जितना पैसे दियो। एक दिन का हिसाब जोड़ना, एक दिन का 50 से 60 रुपए लगता है क्लास का। एक क्लास 60 रुपए देते हो तुम रोज, और 60 रुपया को तुम क्या कर रहे हो? वर्थ खत्म, वर्थलेस। मैं सबको नहीं कह रहा हूं, 2-4 बच्चे पढ़ते हैं, डेफिनेटली पढ़ते हैं, मैक्सिमम नहीं पढ़ते। तुम कोचिंग पढ़ लिया, फॉर्मेलिटी खत्म। भाई घर पे नहीं पढ़ो क्या? घर पे नहीं किताब खोल सकते? क्या समझ रखा है? ये बाहर जो नीट की तैयारी करते हैं ना, 2-3 साल ड्रॉप कर रखे हैं इन्हें, 2-3 साल ड्रॉप। तब पढ़ रहे हैं ये। सोचो 3 साल पहले के पास आउट है, 12th पास आउट 3 साल पहले कर गए इन लोग। 11 तो 4 साल पहले किया होगा इनने। और तुम क्या हो अभी? जब मैं स्कूल में होऊंगा तो तुम बहुत छोटे छोटे होगे, गुड मॉर्निंग छल वाले बच्चे होगे तुम उस टाइम पे। तब मैं हूंगा क्लास को अपने हाई स्कूल में, उस टाइम 9th-10th में टाइम पे। और तुम अब देखो भाई, बड़े मत हो जाओ, छोटे रहो, लिमिट में रहो, पढ़ाई करो और मेहनत करो घर पे। हवाबाजी पे कम ध्यान दो, कुछ नहीं होने वाला इस लाइफ में, ठीक है? समझ गए मेरी बात को? अबे समझे नहीं समझे, हाँ या ना बोलो। अरे बोल ना, हाँ या ना बोल। तो घर पे पढ़ाई कर मेरे भाई, कुछ नहीं रखा। शुभम तू खास करके, तेरा ग्राफ जो गया ना भाई नीचे, तुझे नहीं पता है तू कहां जा रहा है। बहुत बहुत गंदा गिर रहा है तू। सबकी बात बता रहा हूं मैं, सब गिर रहे हो, सब खत्म कहानी है तुम्हारी। कोई नहीं पढ़ रहा क्लास में, कोई नहीं पढ़ रहा। इक्का दुक्का छोड़ो तो कोई भी, लिटरली कोई नहीं पढ़ रहा। एक तो क्लास में जो आ नहीं रहे वो तो खत्म ही हो गए पहले, क्योंकि वो तो मौज कर रहे हैं, और जो बैठे हैं वो बैठ के मौज कर रहे हैं। तो मौज तो तुम दोनों ही कर रहे हो। क्या हालत हो रही है तुम्हारी? पढ़ लो यार, बर्बाद हो जाओगे बेटा, मैं सच बता रहा हूँ। बहुत टिपिकल है ये पढ़ाई, बहुत ज्यादा कठिन है ये। साइंस विषय है ना, मर जाओगे पढ़ते पढ़ते, अंत नहीं है इसका। थोड़ा भी हल्के में ले रहे हो ना तुम, रिग्रेट कर जाओगे। कहीं चल जाओ, एलन कोटा कहीं चल जाओ। बच्चे सुसाइड क्यों कर रहे हैं? यही रीजन है, लोड नहीं सह पा रहे। एक बच्चा ना कल सुसाइड कर गया, हरपुर गांव, बगल में गांव एक हरपुर नाम का, वहां का बच्चा, नीट निकाला था इसी साल, सुसाइड कर गया। नीट निकाल के सुसाइड कर लिया, एडमिशन लेके सुसाइड कर लिया। रीजन में क्या लिखा? प्रेशर नहीं झेल पा रहा हूं। अबे नीट निकाल के तू कौन सा प्रेशर नहीं झेल पाया बे? सोचो कितनी पढ़ाई टफ है। पढ़ाई का हमारा एजुकेशन सिस्टम एडवांस है भाई, नहीं सह पाते हम लोग यार। और एडवांस सिस्टम को तुम और लाइट ले रहे हो। यहाँ तो तुम मेहनत करोगे तो, मैंने कब मना किया? मौज करो ना तुम, हर तरह का लाइफ जियो, लेकिन जहाँ समय लगे कि भाई करना है कुछ, उसके बारे में सोचो यार। रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइफ, कैरियर, पढ़ाई लिखाई, इसको क्यों इग्नोर कर रहे हो? उसको दरकिनार कर रहे हो तुम, साइड कर रहे हो कि ये मेन चीज़ है, इसको साइड कर लेता हूँ, पहले जी लेता हूँ। यहाँ अगर जी रहे हो ना भाई, तो कॉलेज लाइन में रहोगे। कॉलेज लाइफ में एक तो तुम प्रॉपर कॉलेज का भी हासिल नहीं कर पाओगे, गवर्नमेंट, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे प्राइवेट में एडमिशन करा देंगे। और इंडिया के अंदर प्राइवेट कॉलेज का मतलब है जमीन का बिकना, क्योंकि आम इंसान प्राइवेट कॉलेज अफोर्ड नहीं कर सकता मेरे भाई। गलगोटिया कॉलेज है, नाम सुना होगा इसका। अमिटी यूनिवर्सिटी नाम सुना होगा इसका। एलपीयू नाम सुना होगा इसका। खेत बिक जाते हैं भाई इनमें एडमिशन कराने में।
तो तुम एक बात बताओ, तुम अगर नहीं पढ़ो लिखोगे, तुम्हारा एंट्रेंस क्लियर नहीं होगा, तो तुम ऐसे महंगे कॉलेज की तरफ जाओगे। ऐसे महंगे कॉलेज तुम्हारे फ़ायदा उठाएंगे तुम्हारे इस चीज़ का, तुमसे डबल चार्ज कर लेंगे, तुम्हें सेमेस्टर में फेल कराएंगे। क्यों कराएंगे? क्योंकि तुम सेमेस्टर फिर से रिपीट करो और तुमसे फिर से फीस चार्ज करेंगे। वो प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज क्यों बेकार होता है? इसीलिए बेकार होता है क्योंकि उसमें वो फेल कराते हैं। थोड़ी भी लापरवाही होगी तो, क्योंकि वो फेल नहीं कराएंगे। तुम्हारे 5 साल कोर्स को 6-7 साल कैसे बना देंगे फिर? तो तुमने तो 5 साल का फीस तय किया था, वो बना देंगे 7 साल, क्योंकि तुम्हें हर सेमेस्टर के बीच में फेल करा देंगे। अब तुमने 5 साल की फीस को तुम्हें 7 साल की फीस भरनी पड़ जाएगी। और वो क्यों होता है? इसलिए होता है। तुम्हें मोनोपोली नहीं पता मेरे भाई, बहुत गंदा मोनोपोली है। इसलिए स्ट्रॉन्ग करो। मैं कहाँ कह रहा हूँ, सब करो ना, पढ़ाई करो यार। तुम फुल टाइम पढ़ाई छोड़ चुके हो, हद नौटंकीबाज हो गए हो तुम, हद नौटंकीबाज। जो पढ़ने वाला हो तो खत्म हो रहा। मैं लिख के लिस्ट बना सकता हूँ कौन कौन खत्म हो गया यहाँ पे। पहले दिन क्या थे और अब क्या हो। एक का दुक्का बच्चा अभी तक कांस्टेंट जी रहा है, बाकी सब बर्बाद। जिसके बारे में मैंने सोचा तो सब मिसकंसेप्शन निकला मेरा कि हाँ ये तो अच्छा लगता है कि अच्छा पढ़ेगा या अच्छा करेगा, वो भी बर्बाद, समाप्ति की तरफ है। कुछ नहीं होगा भाई, बहुत गंदा लाइफ आगे चल के। फिर देखना तुम्हारे साथ क्या होगा। ना तुम कोटा सह पाओगे, ना दिल्ली में जा रह पाओगे। और तुम में से कोई नहीं, मैं कितनी बार बोलता हूं भाई, तुम में से कोई नहीं है जो बाहुबली का बच्चा है। बाहुबली बच्चा समझते हो? जिसके पास अंधा पैसा है, बहुत चलो लगाएंगे पैसा, फेंक देंगे पैसा तुम्हारे पढ़ाई में। कोई नहीं है तुम में से, सब नॉर्मल हो, आ रहे बेटा आ रहे। नहीं अब रुक जाओ। तो कोई नहीं है। तो कहने का अर्थ है कि तुम्हारे सबके पिताजी ने जो संघर्ष कर रहे हैं उसका फायदा मत उठाओ। सबके पिताजी इस टाइम पे कहीं ना कहीं लगे हुए हैं 2 पैसे के जुगाड़ में, और तुम उसका गलत फायदा उठा रहे हो। और तुम्हारा रे धीरज, तुम्हारा पता है कितना ग्राफ नीचे गया है? तुमको खुद पता है ना काहे? नहीं तो इंप्रूव होगा, लेकिन गया कि नहीं गया नीचे? तो कब ठीक करोगे? कोशिश कर रहे हो ठीक करने का तो लग रहे हो। तुम्हारा शुभम गुलशन, तुम ठीक हो, क्लास में शांत हो, लेकिन पढ़ाई क्यों नहीं हो पाती तुमसे? परफॉर्मेंस क्यों नहीं आ रहा? और तुम अरोड़ा, हर्ष, तेरी कहानी भी खत्म है भाई। शुभम पांडे, तू तो क्लास ही आ जा पहले, वही बहुत बड़ी बात है, रेगुलर। और तुम सो रहे हो, क्या करके आओ भाई, सो रहे हो। और तुम रीत, पढ़ लो, थोड़ा सा मेहनत कर लो। और तुम तीनों, पता है तुम तीनों दिमाग से खराब नहीं हो, दिमाग ठीक है तुम्हारा, लेकिन इस्तेमाल बहुत गलत कर रहे हो तुम। अब जो भी ये समझ लो बात क्या कहना चाहता हूं। जब तुम्हें ऑनलाइन ही डिपेंडेंट रहना है तो ऑफलाइन क्यों ज्वाइन किए? आपको माँ बाप का दबाव था। तो जब माँ बाप का दबाव है तो दबाव में तो पैसे भी लगे माँ बाप के, उसको यूटिलाइज कर लो थोड़ा बहुत। बहुत प्राउडली बोलते हो कि मुझे ये चीज समझ नहीं आया, मैं ये चीज समझ नहीं आ रहा, क्लियर नहीं हो रहा। क्यों नहीं आ रहा भाई? इसी टीचर से पढ़ के बच्चे जब पास आउट हो रहे हैं, जब इन्हीं टीचर से बच्चे पहले रिजल्ट निकाले हैं, तो हम टीचर तो खराब नहीं हो गए ना यार। तुमने अपनी मानसिकता खराब कर रखी है। ऐसा तो नहीं है कि हमारे हम गंवार लोग हम आज ही से पढ़ाना स्टार्ट कर दिए, तुम्हारे सेशन हमने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, फिर सीएम सर ने तुम्हारे सेशन से पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। नहीं बे, तुम्हारे बड़े भाइयों को पढ़ाया हमने, वो तो आज ठीक है, निकल गए। जिसको पढ़ाया हमने सब ठीक ठाक है, फील्ड में कर रहे हैं। तुम हल्के में ले गए हमें, तुम नहीं पढ़ना चाहे हमसे। तुमने ढूंढा एक ऑल्टरनेटिव ऑनलाइन मीडियम, तुम्हें लगा कि चलना एडमिशन ले लेते हैं, यहाँ करेंगे नौटंकी और बकचोदियाँ, और घर पे करेंगे ऑनलाइन क्लास, जो कि होता तुमसे वो भी नहीं है। और ना तुम घर के बचे और ना घाट के बचे, निकल गया पूरा साल तुम्हारा। अबे ठीक है, कोई नहीं, तुम यहाँ नौटंकी करने ही चले आते तो कम से कम घर पे तो ऑनलाइन को सीरियस लेते, लेकिन तुमने वो भी नहीं लिया सीरियस, तो तुम तो बर्बाद ही हुए ना पूरे साल। और जिसने ऑनलाइन को सीरियस नहीं लिया, ऑफलाइन को भी नहीं लिया, तो खत्म ही है। तो भाई तुम ऑनलाइन को सीरियस ले भी नहीं पाओगे कभी। जो बच्चा ऑफलाइन को नहीं झेल पाया वो ऑनलाइन को कैसे लेगा? एक टॉपिक, एक प्लास्टिड को पढ़ोगे ना, 2 से ढाई घंटे का लेक्चर है, और एनसीईआरटी ने 6 लाइन साल में खत्म किया, हमने इसको 1 दिन में खत्म किया, ऑनलाइन ने 6 लेक्चर में खत्म किया 2.5 घंटे के। तो तुम 1 घंटा नहीं झेल पाए, एनसीईआरटी के 7 लाइन नहीं झेल पाए, तो तुम 2.5 घंटा क्या झेलोगे इस टॉपिक को? शॉक में पीडब्ल्यू का ऐप है ये, अरे ठीक है तो यूटिलाइज तो करो भाई, पढ़ो ना फिर जाके। तो वो भी तो नहीं कर रहे हैं। फोन लिया, यहाँ ऐप खोला, साइड में इंस्टाग्राम खोल दिया, साथ में ये खोल दिया, वो खोल दिया, ये चला रहा है, वो चला, बस निकल गया पूरा दिन खत्म। ये वो के चक्कर में यही कर रहे हो तुम। एक बच्चा को छोड़ दे, 2 बच्चा को छोड़ दे, तो सब यही कर रहे हो। और तुम भी विष्णु, तुम भी देखो बहुत नीचे जा रहे हो बाबू। तुम 11th को ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर रहा है तुमने। ठीक है, एक साइड ठीक हो,
बाकी साइड तो खत्म किया ना तुमने। गलती तुम्हारी खुद की है बाबू, किसी गलती नहीं है, क्योंकि इसी बैच के बच्चे पढ़ ही रहे हैं और तुम नहीं कर रहे हो कोशिश, क्योंकि तुम पता है अटेंटिव नहीं हो। तुम्हें वही ना कि मेंटालिटी चेंज कर लिया तुमने कि चलो यार इग्नोर करते हैं इस बैच को, इस क्लास को। ये गलती है, तुम्हें खुद रियलाइज होगा। सबके ग्राफ जा रहे हैं। तुम 10th तक क्या थे, क्या सोच के 11th आए थे करने, और क्या कर रहे हो तुम अब, और कहां चले गए तुम। वो कह ना कहानी है जिंदगी की तलाशों में मौत के इधर करीब आ गया, तो मौत के करीब जा रहे हो धीरे धीरे। मौत के करीब कैसे, बर्बादी कहने का अर्थ है। कोई नहीं पढ़ रहा। तुमको याद है, तुमको तो पहले क्लास में कहा था चॉकलेट दूंगा, इतना अच्छा आंसर बताया तुमने, और तो तुम्हारी ये हालत हो गई कि तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता होगा सुबह। क्यों, ग्राफ खत्म। एक फर्स्ट डे था तुम्हारे सेशन का, और ये अब दिन है लास्ट खत्म। 1 साल हो गए उस बात को बीते हुए। मानती हो इस बात को कि नहीं पढ़ रही तुम अच्छे से? अरे बोलो, एक्सेप्ट करो। क्यों, गलती किसकी है? तुम्हारी खुद की। अब जो भी रीजन है, समझ रहे हो मेरी बात? मैं तुम्हें तुम्हारा चेहरा दिखा रहा हूं, घर पे जाओ ना, थोड़ा बदलाव करो अपने अंदर, थोड़ा सा कर लो चेंज, हो ठीक हो जाओगे। सब में कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारे में, बस थोड़ा चेंज करो अपने अंदर, थोड़ा थोड़ा करो, ठीक हो जाओगे। ठीक है, हवाबाजी बंद करो, पढ़ लिख लो, यही काम आएगा। 2 पैसा का आदमी यही बनाएगा, वरना खत्म तो ही। ठीक है, जाओ आज के लिए इतना ही। भेज दो नीट वालों को अंदर।